पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था आवर्तबीजी पादपों में जनन। उसमें हमने जनन किसे कहते हैं, जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के प्रकार हमने बताया था ऐसन जनन और दूसरा बताया था कायिक प्रवर्धन। फिर कायिक प्रवर्धन के प्रकार हमने आपको बताया था कि कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की 4 विधियां थी जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। तने के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा और विशिष्ट संरचनाओं के द्वारा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? उत्तम लक्षणों वाले पादपों से समान लक्षणों वाली संतति प्राप्त करने के लिए पादप के कायिक भागों से मानव द्वारा कायिक जनन संपन्न कराया जाता है, उसे कृत्रिम या प्रेरित कायिक प्रवर्धन कहते हैं। किसे कहते हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कि ऐसे पादप जो उत्तम लक्षणों वाले हो, ऐसे पादप जो उत्तम लक्षणों वाले हो और उनके समान नई संतति यदि प्राप्त करना है तो उन पादपों के कायिक भागों से मानव के द्वारा कायिक जनन संपन्न कराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या उसे कहते हैं प्रेरित कायिक प्रवर्धन। अब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कि उत्तम लक्षणों वाले पादपों से समान लक्षणों वाले संतति प्राप्त करने के लिए पादप के कायिक भागों से मानव द्वारा कायिक जनन संपन्न कराया जाता है, उसे कृत्रिम या प्रेरित कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन है उसकी निम्न विधियां है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की निम्न विधियां है, जैसे अपन बात करें स्पेशली 3 विधियां है। एक तो कर्तन, कटिंग। पहली विधि कौन सी है? कर्तन या कटिंग। दूसरी विधि है दाब लगाना, जिसे कहते हैं लेयरिंग। दूसरी विधि कौन सी है? दाब लगाना या जिसे कहते हैं लेयरिंग। और तीसरी विधि है रोपण या जिसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कर्तन विधि। सबसे पहले कौन सी विधि है? कर्तन विधि। तो कर्तन जो विधि है वो कृत्रिम कायिक प्रजनन की एक सामान्य एवं सबसे प्रचलित विधि है। कर्तन विधि कौन सी है? कि कर्तन विधि सबसे ज्यादा जो उपयोग ली जाती है कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत, वो सबसे ज्यादा उपयोग कौन सी जाती है? कर्तन विधि। इस कर्तन विधि 2 प्रकार का होता है। कर्तन विधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली अपन बात करते हैं स्तंभ कर्तन और दूसरी है मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन में क्या करते हैं? इस विधि के अंतर्गत स्तंभ कर्तन में क्या करते हैं? इस विधि के अंतर्गत पौधे के स्तंभ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, तेज धारदार चाकू से काट लिया जाता है और नीचे वाले हिस्से को जिसे जमीन में रोपना है उसको नुकीला करते हैं। उसके बाद में उसे ऑक्सीन हार्मोन के विलयन में डुबोया जाता है, फिर उसे जमीन में रोपित किया जाता है। लगभग 15 से 20 दिन तक उसे नम बनाए रखते हैं, समय समय पर उसमें पानी डालते हैं और नम बनाए रखते हैं। और जो टुकड़ा अपन जमीन में रोपते हैं उसको लगभग 3/4 भाग उसको जमीन में रोपेंगे और 1 भाग उसका बाहर रखेंगे। ऑक्सीन हार्मोन क्या करेगा कि जो जमीन में रोपित जो भाग है उससे अपस्थानिक जड़ें विकसित करेगा। ऑक्सीन हार्मोन का काम क्या है? ऑक्सीन हार्मोन के छिड़काव से या ऑक्सीन हार्मोन अपस्थानिक जड़ें शीघ्रता से उत्पन्न करता है। तो ये तो होती है। फिर इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो स्तंभ कर्तन में क्या है? इस विधि में पौधे के स्तंभ को
टुकड़ों में काटकर जमीन में रोप दिया जाता है। जैसे एग्जांपल कौन से हैं? गन्ना, गुलाब, अंगूर और बोगेनवेलिया। स्तंभ कर्तन किसे कहते हैं? इस विधि के अंतर्गत पौधे के स्तंभ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और काटे हुए स्थान को जमीन में रोपने से पहले उसको ऑक्सीजन हार्मोन के विलयन में डुबोया जाता है ताकि उससे शीघ्रता से अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाए। उसके बाद में वह नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है गन्ना, गुलाब, अंगूर और बोगेनवेलिया। दूसरे कर्तन का ही दूसरा भाग है मूल कर्तन। इसमें भी सेम टू सेम यही है। इसमें क्या होता है? स्तंभ कर्तन में तो स्तंभ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और मूल कर्तन में मूल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर ऊर्ध्वाधर स्थिति में उसे लगाया जाता है ताकि शीर्ष पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित हो सके और नए प्लांट वहां से डेवलप हो जाएगा। मूल कर्तन किसे कहते हैं? कि इस विधि में मूल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर उसे जमीन में ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाया जाता है ताकि शीर्ष पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित हो सके और नया प्लांट डेवलप हो सके। तो मूल कर्तन के जो उदाहरण है वो है नींबू, अमरूद, सेब और चेरी। जबकि स्तंभ कर्तन के जो उदाहरण है वो गन्ना, गुलाब, अंगूर और बोगेनवेलिया। तो इस प्रकार से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की पहली विधि हो गई अपने पास कर्तन। कर्तन का मतलब क्या है? प्लांट के जो कायिक भाग है उसको काटकर भूमि में रोपित किया जाएगा जिससे नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। दो प्रकार हो गए इसमें, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। दूसरा भाग है इसमें, इसकी दूसरी विधि है दाब लगाना या लेयरिंग। दूसरी विधि है दाब लगाना या जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेयरिंग। अब लेयरिंग किसे कहते हैं? कि इस विधि में लेयरिंग किसे कहते हैं? इस विधि में किसी पादप के इस विधि में किसी पादप की शाखा को इस विधि में किसी पादप की शाखा को जमीन में इस प्रकार दबाया जाता है कि जमीन के अंदर एक या अधिक पर्व संधि दबी हो तथा शाखा का शीर्ष भाग जमीन से ऊपर हो तथा इसमें अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न करके नई संतति पादप विकसित किए जाते हैं। इस विधि को कहते हैं दाब लगाना। किसे कहते हैं? कि दाब लगाना कि इस विधि के अंतर्गत पादप की शाखा को जमीन में इस प्रकार दबाते हैं कि जमीन के अंदर पादप की एक से अधिक पर्व संधि दबनी चाहिए। उसका एक से अधिक पर्व संधि दबी हुई होनी चाहिए और शाखा का शीर्ष भाग है वो जमीन से बाहर निकला हुआ होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो जमीन के अंदर जो पर्व संधि दबी हुई है उससे अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएगी और नया प्लांट वहां से विकसित हो जाएगा जिसको कहिए हम संतति पादप। अब इसकी भी दो अलग अलग विधियां है। इसकी भी कितनी विधियां है? दो अलग अलग विधियां है। सबसे पहली इसमें विधि है टीलादाब विधि। टीलादाब विधि सबसे पहली विधि कौन सी इसकी? टीलादाब विधि। टीलादाब कहते हैं अपन माउंट लेयरिंग। इसमें क्या करते हैं? यह जो विधि है मैक्सिमम जो यह विधि है ये सर्व प्लांट के अंदर लागू है। सर्व जो प्लांट है
प्लांटों का क्लासिफिकेशन में अपन बात करते हैं तो 3 प्रकार का होता है, हर्ब, श्रब और ट्री। तो श्रब जो प्लांट है जिसको कहते हैं छुप स्वभाव दर्शाने वाले जो पादप है, उसमें यह विधि उपयोग में ली जाती है। इस विधि में क्या करते हैं, जैसे ये एक प्लांट है, ये क्या है, एक प्लांट है, ये क्या है, शारू प्लांट है। इसकी जो भूमि के पास में जो शाखा है, इस विधि में कम लंबाई के जो पौधे हैं उसमें भूमि के पास वाली जो शाखा है, लचीली जो शाखा है, उस शाखा को कहां दबाया जाता है, भूमि के अंदर उसको दबाएंगे। तो इसमें ऐसे दबाएंगे इस शाखा को, ये जो शाखा है इस शाखा को अपन यहां से, जैसे ये शाखा, इसको यहां से इस प्रकार से भूमि में अपन दबा देंगे। इसका ये जो भाग है, शीर्ष जो भाग है, वो तो ये बाहर निकाल देते हैं और इस भाग को अपन यहाँ पे भूमि में दबा देते हैं। इसको लगभग वही 10 से 15 दिनों तक इसमें अपन पानी डालते हैं। 10 से 15 दिनों तक इसमें अपन पानी डालेंगे तो यह जो स्थान है इसमें इसको दबा दिया। जिस स्थान को अपन ने भूमि में दबाया था, जैसे ये प्लांट था, इसका ये जो भाग है ये भूमि में दबा हुआ था, दूसरी अपन इसी में ये शाखा है, इसको भूमि में दबा देते हैं। ये दबा हुआ, तो ये दबा हुआ जो भाग है वहां से अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएगी। कौन सी जड़ें? अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएगी और उसके बाद में यहां से इसको अलग कर देंगे। यहां से इसको क्या कर देंगे, काट कर अलग कर देंगे। तो यहां पे नया प्लांट डेवलप हो गया। ये तो मातृ पादप है और ये संतति पादप है। इसमें क्या करते हैं, इस विधि में ऐसे पादपों की लंबी शाखा को, इस विधि में ऐसे पादपों की लंबी शाखा को चित्र के अनुसार मिट्टी में इस प्रकार झुकाकर दबा दिया जाता है और दबे हुए भाग पर लगातार पानी, दबा हुआ जो भाग है इसके ऊपर लगातार पानी का छिड़काव करते हैं, जिसके कारण यह स्थान नम बना रहेगा और कुछ समय पश्चात लगभग 15 से 20 दिन के बाद में इस दबा हुआ जो भाग है, जो नम है, वहां से अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएगी और उसको मातृ पादप से काटकर अलग अपने जो इच्छित स्थान है वहां पर इसको लगा दिया जाएगा। तो यह विधि तो कहलाती है टीलादाब विधि। कौन सी विधि कहलाती है? टीलादाब विधि। जैसे अपन बात करते हैं कौन से प्लांट है, गुलाब है, चमेली। टीलादाब विधि के एग्जांपल अपन बात करते हैं तो गुलाब, चमेली, ठीक है, ये एग्जांपल किसके हैं? टीलादाब विधि। टीलादाब विधि किसे कहते हैं? इस विधि के अंतर्गत ऐसे पादपों की लंबी शाखा को चित्र के अनुसार भूमि में इस प्रकार से दबाते हैं कि इसका जो इस भूमि के अंदर इसकी कम से कम एक से अधिक परम संधित दबी हुई होनी चाहिए और शीर्ष भाग क्या है, बाहर होना चाहिए। उसके बाद में दबे हुए स्थान को लगभग 10-15 दिन तक उसको पानी का छिड़काव करना है ताकि ये नम बनी रहे और जो दबा हुआ स्थान है वहां से 10 से 15 दिन के बाद में अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएगी और उसको मातृ पादप से अलग करके नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो ये तो कहलाती है टीलादाब विधि। दूसरी विधि इसी की गुट्टी लगाना। इसकी कौन सी विधि दूसरी है? गुट्टी लगाना। गुट्टी लगाना, और गुट्टी लगाना को अपन इंग्लिश में कहते हैं, अपन इसको गुट्टी लगाना या इसे कहते हैं वायुदाब विधि। गुट्टी या एयर लेयरिंग, गुट्टी या एयर लेयरिंग। यह तो इससे पहले जो विधि है टीलादाब विधि, वो तो किस प्रकार के प्लांटों के लिए लागू है? सर्व प्लांटों के लिए।
जबकि यह जो विधि है यह अधिक ऊंचाई वाले पादपों के लिए ज्यादातर काम में ली जाती है। यह विधि अधिक ऊंचाई वाले वृक्षीय पादपों से नई संतति प्राप्त करने के लिए काम में ली जाती है। जैसे अपन बात करते हैं आम है, जामुन, जैसे आम, जामुन, ये अधिक ऊंचाई वाले पादप है। तो इन पादपों के अंतर्गत अपन कायिक प्रवर्धन के द्वारा नया प्लांट किस विधि के द्वारा करेंगे? गुट्टी दाब विधि के द्वारा करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि ये प्लांट, जैसे अपन बात करते हैं ये प्लांट है, ये इसकी शाखा है, ये क्या इसकी शाखा है। ये इसकी शाखा है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये शाखा है, इस शाखा के ऊपर से अपन तेज धार वाले चाकू से, इसमें क्या करेंगे, इस शाखा से तेज धार वाले चाकू से इसमें चीरा लगाएंगे। क्या करेंगे, इसमें चीरा लगाएंगे और चीरा लगाकर ऊपर का जो छिलका है उस छिलके को वहां से हटा देंगे। यहां दूसरी कंडीशन इसका डायग्राम अपन देखते हैं। तो दूसरा डायग्राम ये हो गया, जैसे ये शाखा थी और इस शाखा के ऊपर यहां से छिलका हटा दिया गया और यहाँ पे या तो रुई या कपड़ा, सूती कपड़ा यहाँ पे इसमें लपेट देंगे चारों तरफ। छिलका हटा दिया, चीरा लगा दिया, उसके बाद में यहां से इसके ऊपर क्या करते हैं अपन, यहां चीरा लगा दिया, यहां चीरा लगाया गया। चीरा लगाने के बाद यहां से छिलका हटा दिया गया और उसके ऊपर रुई या सूती कपड़ा लपेट देते हैं और इसके जस्ट ऊपर वाली जो शाखा है उस शाखा के ऊपर एक मटका बांध देते हैं, एक मटका बांध देते हैं। मटके के अंदर पानी डाल देते हैं, इसमें एक छोटा सा छिद्र कर देते हैं। मटके के अंदर पानी डालकर इसमें एक छोटा सा छिद्र कर देंगे ताकि इस मटके से पानी बूंद बूंद करके इस गुट्टी के ऊपर, इसको कहते हैं गुट्टी लगाना, गुट्टी लगाना, ताकि मटके से पानी रिसाव करके बूंद बूंद करके इस गुट्टी के ऊपर गिरता रहेगा, जिसके कारण यह स्थान नम बना रहेगा। और कुछ समय बाद में जिस स्थान पर अपने गुट्टी लगाई है उस स्थान पर अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएगी और उसके बाद में उसको वहां से अलग करके, मातृ पादप से अलग करके नया संतति पादप जहां अपन लगाना सकते हैं वहां लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास कितनी विधि होगी, दूसरी विधि दाब लगाना। दाब लगाने में दो विधि हो गई, एक तो गुट्टी लगाना और पहली विधि थी टीला दाब विधि। टीला दाब जो विधि थी वो कम ऊंचाई के पादपों के लिए लागू होती है, जबकि गुट्टी लगाना जो विधि है अधिक ऊंचाई के पादपों के लिए लागू होती है। टीला दाब विधि के अंतर्गत जो कम ऊंचाई के जो पादप है उसकी शाखा को भूमि में इस प्रकार से दबाते हैं कि शाखा का शीर्ष भाग तो भूमि से बाहर है और भूमि के अंदर एक या एक से अधिक पर्व संधि दबी हुई होनी चाहिए। 15 से 20 दिन तक उसको नम रखते हैं और वहां पे अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएगी। उसके बाद में उसको संतति पादप से अलग करके इच्छित स्थान पर लगा सकते हैं। जबकि गुट्टी लगाना अधिक ऊंचाई वाला जो पादप है वहां यदि नया प्लांट अपने कायिक प्रवर्धन के द्वारा विकसित करना है उसी के समान, तो गुट्टी लगाकर, गुट्टी में क्या होता है, प्लांट की एक शाखा है, उस शाखा को तेज धार वाले चाकू से उसको चीरा लगाएंगे, चीरा लगाकर वहां से छिलका हटाएंगे और वहां पर अपन रुई या सूती कपड़ा लपेट देंगे। उसके जस्ट ऊपर वाली जो शाखा है उसके ऊपर मटका बांध देंगे, मटके में एक छोटा सा छिद्र करेंगे ताकि पानी गुट्टी के ऊपर बूंद बूंद करके गिरता रहे, जिसके कारण गुट्टी नम बनी रहेगी और 15 से 20 दिन के बाद इस स्थान से अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएगी और नया प्लांट क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई अपनी दूसरी विधि। तीसरी विधि अपन बात करते हैं रोपण, जिसको कहते हैं रोपण या ग्राफ्टिंग। कायिक प्रवर्धन की 3 विधियां अपन ने यहां पे डिस्कस की थी। पहली थी कृतन, दूसरी थी दाब लगाना और तीसरी है रोपण। रोपण इंग्लिश में ग्राफ्टिंग।
लिए अपन रोपण जो पढ़ रहे हैं इसके लिए अपन दो चीज काम में लेते हैं। एक तो काम लेते हैं कलम, एक तो काम लेते हैं कलम, और दूसरा अपन काम लेते हैं स्कंद। एक तो कलम और दूसरा लेते हैं अपन स्कंद। कलम को कहते हैं इंग्लिश में स्क्योन और स्कंद को कहते हैं स्टॉक। अब कलम तो क्या होती है और स्कंद क्या होती है? कलम किसे कहते हैं? अच्छी किस्म के पादप, अच्छी किस्म के पादप के उस हिस्से को, अच्छी किस्म के पादप के उस हिस्से को जिसकी रोपण के लिए, जिसको रोपण के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कलम। कलम तो कैसे कहेंगे? जैसे अपन कोई भी पादप है, उस पादप जैसे गुलाब है या कोई अन्य पादप है, उस अन्य पादप को अपन वो लगाना है तो कलम तो कैसे कहेंगे कि अच्छे किस्म के पादप के उस हिस्से को जिसको रोपण के लिए प्रयोग में लिया जाएगा उसको क्या कहेंगे? कलम। और स्कंद कैसे कहेंगे? रोपण की प्रक्रिया में जिस पादप के को आधार के रूप में, रोपण की प्रक्रिया में जिस पादप को आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं अपन? स्कंद। जैसे अपन बात करें, जैसे ग्राफ्टिंग अपन पढ़ेंगे तो जिस पादप का अपन रोपण के लिए काम में लेंगे वो पादप तो अपने पास उसका जो भाग है अच्छी किस्म का वो तो ये, तो कलम जो होता है वो तो इस प्रकार की होती है। ये तो क्या होती है? कलम। और स्कंद क्या होगा? जिस प्रकार से कलम है उसको दूसरे पादप के आधार में फिट करना है तो उसमें क्या करेंगे? ऐसे ये उसका आधार है, उसमें से वी आकार में क्या लगा देंगे? चीरा लगा देंगे। तो ये अपने पास क्या कहलाएगा? स्कंद। कलम तो किसेंगे अच्छे किस्म के पादप के उस हिस्से को जिसको रोपण के लिए काम में लिया जाता है उसको तो कलम कहेंगे। और रोपण की प्रक्रिया में जिस पादप को आधार के रूप में काम में लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्कंद। तो रोपण है, इसकी निम्न विधियां है, रोपण की निम्न विधियां है। पहली विधि है इसमें वी शेप या विप विधि। पहली है विप, पहली विधि है विप विधि या इसको कहते हैं वी शेप, वी शेप ग्राफ्टिंग। इसमें आते हैं इस प्रकार के रोपण में दोनों स्तंभ समान व्यास के होने चाहिए। इसमें पहली कंडीशन क्या है कि दोनों जो स्तंभ है, दोनों स्तंभ समान व्यास के होने चाहिए। इस प्रकार के रोपण में दोनों स्तंभ समान व्यास के होने चाहिए और इन्हें आपस में संयुक्त करने के लिए वी आकार के किसमें खास करते हैं? इन्हें आपस में क्या करते हैं? जोड़ने के लिए। दोनों स्तंभ समान व्यास के होने चाहिए और इन्हें जोड़ने के लिए, इन्हें संयुक्त करने के लिए, संयुक्त करने के लिए वी आकार का, वी आकार की खांच, वी आकार की खांच निर्मित की जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन? वी शेप ग्राफ्टिंग। जैसे अपन किस प्रकार से करेंगे? जैसे ये डायग्राम देते हैं, ये कलम है, ये स्कंद है। अब ये नुकीला है, इसमें वी शेप है, तो यहाँ क्या कर देंगे? इसको आपस में यदि जोड़ना है तो सबसे पहले जैसे ये अपने पास स्तंभ था, स्कंद है, और ये इसमें वी शेप चीरा लगा देते हैं। इस प्रकार से नुकीले तेजधार वाले चाकू से इस प्रकार से यहाँ चीरा लगाएंगे और दूसरा ऊपर वाला जो भाग है वो इसमें इस प्रकार से ये जुड़ी गया है, ये इसमें से फिट हो जाएगा। तो ये तो अपने पास क्या कहलाएगा? अपने पास क्या कहलाएगा? अपने पास तो ये अपने पास हो गई कौन सी? वीप या वी शेप। क्लियर है? वीप या वी शेप में करते हैं कि इसमें पहले सब क्या है? दोनों स्तंभ समान व्यास के होने चाहिए और इनको जोड़ने के लिए वी आकार की खांच का काम में लेते हैं, इसलिए कहते हैं इसको वीप या वी शेप। ठीक है। दूसरा अपन इसके बाद में इसको कसकर बांध देंगे, फिट कर देंगे, कसकर बांध देंगे। दूसरी विधि इसमें है फच्चर रोपण। दूसरी विधि कौन सी है?
दूसरी विधि इसी में है बी, फक्षरोपण। इसमें क्या करते हैं, फक्षरोपण में इस विधि में क्या किया, दोनों स्तंभ समान व्यास के होने चाहिए, और इस विधि में भी क्या है, दोनों स्तंभ समान व्यास के होने चाहिए। इसमें भी संयुक्त करने के लिए वी आकार का चीरा लगाते हैं, इसमें भी संयुक्त करने के लिए वी आकार का चीरा लगाते हैं। जबकि कलम के अंतर्गत दोनों में समानता, अंतर देखना, इसमें दोनों स्तंभ समान व्यास के होने चाहिए, इसमें भी दोनों स्तंभ समान व्यास के होने चाहिए। दूसरा, दोनों को संयुक्त करने के लिए वी आकार की खास काम में लेते हैं, और यहाँ पर भी दोनों को संयुक्त करने के लिए वी आकार का चीरा लगाते हैं। जबकि यहाँ पर कलम के अंतर्गत वेज आकार का चीरा लगाते हैं। कलम में किस प्रकार का चीरा लगाते हैं, वेज आकार का। वेज आकार का चीरा कैसा होता है, इस प्रकार से, जैसे ये कलम अपने पास है और यहाँ वेज आकार का चीरा, तो वेज आकार का चीरा इस प्रकार का होता है। वेज आकार का चीरा किस प्रकार का होता है, ये अपने पास, ये तो है कलम, ठीक है, और नीचे वाला जो है वो इसी प्रकार का होगा, इसके अंदर यहाँ वी आकार का चीरा था, ये वी आकार का चीरा ऐसे लगाएंगे अपन। ये स्कंद, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे ऐसे, ऐसे। तो ये अपने पास आती है फक्षरोपण। दोनों में अंतर क्या हुआ, वीप या इसमें दोनों में समान स्तंभ के व्यास काम लेते हैं, दोनों को संयुक्त करने के लिए वी आकार का चीरा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कलम है, इस कलम में वे कलम के अंदर वेज आकार का चीरा लगाते हैं। यहाँ पे कलम में किस आकार का चीरा लगाते हैं, वेज आकार का, और फिर दोनों को संयुक्त कर देते हैं, और फिर क्या है, नया प्लांट क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तीसरी विधि है किरीट या मुकुट रोपण। तीसरी विधि कौन सी है, किरीट या मुकुट रोपण। रोपण में तीसरी विधि है, लास्ट विधि रोपण की, किरीट या इसे कहते हैं मुकुट रोपण। इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार के रोपण में यहां पहला आपने वीप या वी से, और दूसरा अपने बात की फक्षरोपण। वहां तो क्या था, दोनों स्तंभ समान व्यास के थे, जबकि यहां क्या है, कलम और स्कंद दोनों के व्यास में क्या है, कई गुना अंतर होता है। कि कलम जो होती है वो काफी छोटी होती है, जबकि स्कंद का जो व्यास है वो कलम से कई गुना अधिक होता है। फिर क्या करते हैं, जो स्कंद है उस स्कंद में जगह जगह पर, क्योंकि स्कंद का जो साइज है वो कलम की, जैसे कलम का साइज पेन की तुलना मान लेते हैं, कलम है पेन जितनी मोटी है और स्कंद का साइज है इतना मोटा है। तो यहाँ एक से अधिक कलम अपन क्या है उस स्कंद में लगाएंगे। कलम है उसमें वी आकार का चीरा लगाएंगे, कलम है उसको वी आकार का, ये कंडीशन बनाएंगे। कौन सी कंडीशन, इस प्रकार से, जैसे ये स्कंद है, ये क्या है, स्कंद इतना बड़ा, इस स्कंद में क्या करते हैं, सबसे पहले वी आकार के चीरे लगा देते हैं ऐसे, ऐसे इसमें से चीरे लगा दिए। तो जितने चीरे लगा दिए उतनी उसमें क्या करेंगे अपन, कलम, ये तो क्या है स्कंद, ये तो क्या है स्कंद, और कलम है वो कलम इस प्रकार से, इसमें जैसे इस प्रकार की कलम अपन लगाएंगे। तो एक से अधिक कलम अपन इसमें लगा देंगे, तो एक से अधिक कलम अपन लगा रहे हैं इसमें। तो इस प्रकार का जो, जिससे क्या है कि जो स्कंद है उसके ऊपर कलम इतनी लग जाएगी, वहां ऐसा लगेगा मुकुट सा लग गया। क्या लग गया, मुकुट सा। तो इस प्रकार को क्या कहते हैं अपन, किरीट या मुकुट रोपण। तो तीन विधियां हो गई ग्राफ्टिंग की, पहली वीप या वी शेप,
दूसरी हो गई फच्चरोपण, दोनों सेम है, दोनों वीप में और फच्चरोपण में जो स्तंभ है व्यास दोनों का समान होता है, दोनों संयुक्त करने के लिए व्याकार से लगाते हैं, जबकि फच्चरोपण में क्या करते हैं जो कलम उसमें बेजाकार से लगाते हैं, फिर दोनों फिट करते हैं और बांध देते हैं। मुकुट या किरीट में क्या करते हैं कि कलम है वो तो कम साइज का होता है, इसके अंदर वो कलम से कई गुना अधिक साइज का होता है, जिसके कारण क्या होगा कि वहां पर जो इसके अंदर उसमें वी आकार का चिन्ह लगा देंगे, कलम में भी वी आकार को नीचे से नुकीला करेंगे, उसमें काफी सारी कलम उसमें फिट कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि वहां पे अपस्थानिक जड़ी विकसित हो जाएगी और फिर वहां से अपन क्या है अलग अलग करके उसको अलग अलग जमीन में अपन रोपित कर देंगे। तो इस प्रकार से अपना क्या होगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की तीन विधियां होगी, कर्तन विधि हो गई, दाब लगाना विधि हो गई और तीसरी होगी ग्राफ्टिंग या रोपण। अब अपन बात करते हैं कायिक या अलैंगिक जनन के क्या महत्व है। पहला महत्व की यदि बात करें, कायिक या अलैंगिक जनन का महत्व, कायिक या अलैंगिक जनन का महत्व। पहला महत्व की यदि बात करते हैं तो जिन पादपों में प्राकृतिक रूप से लैंगिक जनन नहीं होता है, जिन पादपों में प्राकृतिक रूप से लैंगिक जनन नहीं होता है उनमें कायिक जनन ही जनन की मुख्य विधि होती है। पहले कौन सा है इसमें कि जिन पादपों में प्राकृतिक रूप से लैंगिक जनन नहीं होता है उनमें कायिक जनन ही जनन की मुख्य विधि होती है। दूसरा, इस विधि द्वारा उत्तम गुणवत्ता वाले फल व पुष्पों का उत्पन्न करने वाले पादपों से उनके संतति पादपों का निर्माण कम समय में किया जा सकता है। दूसरी विधि महत्व क्या है कि ऐसे पादप जिनसे बहुत ज्यादा फल या अच्छी क्वालिटी के फल प्राप्त होते हैं, अच्छी क्वालिटी के पुष्प प्राप्त होते हैं, तो उनको कम समय के अंदर यदि अपन को क्या है प्राप्त करना है तो उसकी एकमात्र विधि कौन सी है, कायिक जनन। तीसरी विधि, ऐसे पादप जो संकरग्रस्त की श्रेणी में, ऐसे पादप जो संकरग्रस्त की श्रेणी में, तो उनको शीघ्रता से उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए ताकि वो विलुप्त न हो जाए, तो उनको विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। चौथी अपन देखें, कुछ पादपों की फसल का उत्पादन लैंगिक जनन की तुलना में कायिक जनन से अधिक होता है, कि कुछ पादपों में फसल का उत्पादन जो है वो लैंगिक जनन में कम होता है, कायिक जनन में ज्यादा होता है। और लास्ट में अपन देखते हैं कि कायिक जनन से क्या हानि है। तो इस विधि में केवल एक जनक ही भाग लेता है तथा कायिक जनन से उत्पन्न संतति 100% समान लक्षण वाली उत्पन्न होती है। ऐसा है, इस विधि से उत्पन्न संतति क्या कहते हैं, क्लोन। मैंने पहले बताया था, स्टार्ट किया था कि कायिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कायिक जनन से उत्पन्न संतति आकारिकी व आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है, इसलिए नई जाति का विकास यहाँ पर रुक जाता है। तो ये इसकी क्या हो गई, हानि। आज के लिए दोस्तों इतना ही।